छात्रों, आज हम वाक्य की परिभाषा तथा वाक्य के भेद पढ़ेंगे। पहले हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके अर्थात वाक्य कहलाता है। यानी अर्थपूर्ण शब्द व्यवस्थित ढंग से लिखे जाते हैं या क्रमानुसार लिखे जाते हैं तो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे भारत मेरा देश है। सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्द, यानी जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता है और इन अर्थपूर्ण शब्दों को व्यवस्थित ढंग से जब लिखा जाता है और उस वाक्य से कोई ना कोई अर्थ समझ में आता है या प्रतीत होता है तो उसे कहा जाता है वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर, भारत मेरा देश है। इसे हमें समझ में आता है कि मेरा देश कौन सा है, भारत। यानी अर्थपूर्ण शब्द को सुनियोजित रीति से लिखा जाना यानी वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के घटक, कर्ता एवं क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक है। यानी वाक्य होता है तो वाक्य में कर्ता होता ही है। कर्ता यानी क्रिया करने वाला, और कर्ता है तो कोई ना कोई क्रिया होती ही है। यानी कर्ता एवं क्रिया वाक्य के क्या है, अनिवार्य घटक है। इसके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी है, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि वाक्य के दो पक्ष बनते हैं। यानी वाक्य के अन्य घटक भी है, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, या क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी आती है। और वाक्य के दो पक्ष बनते हैं, यानी वाक्य के दो भाग हैं, और वह भाग कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो जो या वाक्य में क्रिया करने वाला, तो क्रिया करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह होता है कर्ता। तो वाक्य के कर्ता को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह वाक्य का बाकी का सारा भाग क्या होता है, विधेय होता है। यानी वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है। अब वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार। दो प्रकार से या दो दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं, है ना। दो दृष्टियों से वाक्यों के दो भेद किए जाते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार के हैं। तो एक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार होते हैं, और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर यानी वाक्य पढ़ने पर जो अर्थ उससे प्रतीत होता है या वाक्य का जो अर्थ निकलता है उस पर वाक्य के प्रकार या भेद निश्चित किए जाते हैं। और रचना के आधार पर यानी वाक्य की जो रचना होती है उसके आधार पर वाक्य के भेद क्या किए जाते हैं, आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। तो दो प्रकार से वाक्य के भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। परीक्षा में प्रश्न भी ऐसे ही आते हैं। दोनों प्रकार के भेद पर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पहचानिए। वाक्य दिया जाता है, जैसे निम्नलिखित वाक्य अर्थ के आधार पर उसका भेद पहचानिए। और यह रचना के अनुसार भी वहाँ पर वाक्य दिए जाते हैं और रचना के अनुसार उसका भेद पहचानना होता है। तो एक एक अंक के लिए इन दोनों पर क्या होते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने हैं, 8 है। संख्या में ज़्यादा है पर एकदम आसान है, क्योंकि उनके जो नाम है उस पर से ही उनका अर्थ हमें समझ में आता है और वह हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो वाक्य का जो अर्थ, वाक्य पढ़ने पर जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार वाक्य के भेद किए गए जाते हैं, और ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर यानी वाक्य से प्रकट होने वाला अर्थ तथा उससे सूचित होने वाली भावना, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कैसे किए जाते हैं, तो वाक्य से जो भाव निकलता है या वाक्य से जो अर्थ प्रकट होता है उसके अनुसार ये वाक्य के भेद किए जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है, और उसमें सबसे पहला वाक्य का भेद है विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार इसे ही विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। विधानार्थक
या विधानवाचक, दोनों में से कोई भी चलता है। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी किसी भी क्रिया के किए जाने का या होने की सूचना मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? विधानवाचक वाक्य। जैसे मैं कल अहमदनगर गया था, यहाँ पर क्रिया हुई है ना, किसकी, कौन सी क्रिया हुई है? जाने की, है ना। कहाँ जाने की? अहमदनगर। तो मैं कल अहमदनगर गया था, ये वाक्य कैसा है? विधानवाचक वाक्य। और हम भोजन कर चुके हैं, ये भी विधानवाचक, यानी क्रिया, कौन सी क्रिया कर चुके हैं हम? भोजन करने की, ये क्रिया कर चुके हैं। तो किसी भी क्रिया के करने या होने की सूचना या होने का अर्थ हमें जिस वाक्य से पता चलता है उस वाक्य को कहा जाता है विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी नापसंदी जाहिर करना, है ना। जिस वाक्य से किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। निषेध यानी जिस वाक्य से किसी भी कार्य का निषेध यानी वह या न होने का, यानी वह क्रिया नहीं हुई है या अगर हुई है तो वह पसंद नहीं है, यह हम नापसंदी जिन शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ऐसे शब्द जिन वाक्यों में होते हैं वह वाक्य कैसे होते हैं? निषेधवाचक वाक्य। इन्हें ही कैसा वाक्य भी कहा जाता है? नकारात्मक, यानी इसमें न, नहीं, मत जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन वाक्यों में? निषेधवाचक वाक्यों में। मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा। या दूसरा उदाहरण है सुबोध गाँव नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा होना चाहिए, वहाँ गलती से वहाँ पर खाएगा हुआ है। सुबोध गाँव नहीं जाएगा, यानी निषेधवाचक वाक्य में किसी कार्य के न होने की सूचना या न होने का अर्थ हमें पता चलता है, उसे क्या कहा जाता है? निषेधवाचक वाक्य। और हमेशा निषेधवाचक वाक्य में न, नहीं, मत इस तरह के शब्द होते हैं। न ऐसा न करना या वहाँ मत जाओ, ये वाक्य भी कैसे है? निषेधवाचक वाक्य ही है। किसी कार्य को न करने के लिए कहना या किसी कार्य के न पसंद होने को व्यक्त करना, उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। किसी भी प्रश्न को जब पूछा जाता है तो वह वाक्य का प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य का प्रकार होता है। इसे प्रश्नवाचक भी कहा जाता है या प्रश्नार्थक वाक्य भी कहा जाता है, यानी जिसमें से प्रश्न पूछने का अर्थ प्रतीत होता है या कोई बात पूछी जाती है तो उस वाक्य को कहा जाता है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य। और प्रश्नार्थक वाक्य के आगे हमेशा प्रश्न चिन्ह आता है और प्रश्नार्थक इसमें सर्वनाम होता है। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम्हारा नाम क्या है ना। यहाँ पर जो दो वाक्य दिए हैं इसमें प्रश्नार्थक सर्वनाम कौन सा है? क्या। और दोनों वाक्यों के आगे कौन सा चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह है। यानी प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य के सामने हमेशा प्रश्नार्थक चिन्ह आता है और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कोई ना कोई, तो कोई भी प्रश्न, है ना। जैसे स्वाध्याय में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह भी एक वाक्य का प्रकार है, और वह कौन से वाक्य का प्रकार है? प्रश्नार्थक वाक्य है वह सारे। वाक्य का चौथा प्रकार है विस्मयवाचक या विस्मयार्थक वाक्य। अब देखिए कहीं इसका क्रम इन अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार है उनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं पर ये विस्मयार्थक, जैसे यहाँ पर प्रश्न का चौथे नंबर पर दिया गया है वाक्य के प्रकारों में, कहीं पर वह अंत में भी आ सकता है, यानी इनके क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगला वाक्य का प्रकार कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य यानी विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक या विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से मन की जो तीव्र भावनाएं होती है, जैसे आश्चर्य है,
उसे ही विस्मय कहा जाता है, आश्चर्य को ही। हर्ष यानी आनंद, शोक यानी दुख, घृणा यानी तिरस्कार। इस तरह के भाव जिन वाक्यों से या जिन शब्दों के द्वारा हम प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है विस्मयार्थक या विस्मयवाचक वाक्य। जैसे अरे इतनी लंबी रेल यात्रा, या दूसरा वाक्य है कहा ना कैसा सुंदर दृश्य है। अब विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य के सामने भी क्या होता है, विस्मयार्थक इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय आता है। विस्मयवाचक वाक्य में हमेशा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द आता है और उसमें उसके सामने विस्मयादि सूचक चिन्ह दिया जाता है। ये इसकी पहचान है। विस्मयार्थक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य पहचानना एकदम आसान है। इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द आता है, मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्द आते हैं और उसके सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। यानी मन की तीव्र भावनाओं को जिन शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसे शब्द जिन वाक्यों में हो या तीव्र भावनाओं का अर्थ जिन वाक्यों से प्रकट होता है उन्हें कहा जाता है विस्मयार्थक या विस्मयवाचक वाक्य। अगला प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। नाम से ही पता चलता है, यानी जिसमें आज्ञा देने का भाव होता है। आज्ञा यानी आदेश, तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें से आज्ञा दी जा रही है या अनुमति मांगी जा रही है या अनुमति दी जा रही है, मांगी नहीं जा रही है, अनुमति दी जा रही है, यह अर्थ जिन वाक्यों से प्रकट होता है उन्हें कहा जाता है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप चुप रहिए, यहाँ से चले जाइए, आप जा सकते हैं, पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। इस तरह के वाक्य कैसे हैं, आज्ञार्थक वाक्य है। इसमें आज्ञा देने का भाव प्रतीत होता है या अनुमति देने का भाव प्रतीत होता है। अगला वाक्य का प्रकार है इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। यानी जिन वाक्यों में से कोई इच्छा प्रकट होती है या इच्छा व्यक्त की गई है, ये अर्थ प्रकट होता है, उन्हें कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता यानी बोलने वाला जो वाक्य कह रहा है या बोल रहा है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त हो, ऐसे वाक्य इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जिसमें बोलने वाले की इच्छा प्रकट होती है उसे कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर आपकी रक्षा करे, नया साल मुबारक हो, सब सकुशल लौटे। यानी इच्छा जिसमें व्यक्त की गई है, बोलने वाला अपनी इच्छा जिसमें व्यक्त करता है उसे कहा जाता है इच्छार्थक वाक्य। अगला वाक्य का प्रकार है संदेह बोधक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। संदेह यानी क्या, संदेह यानी शंका या जिसे हम संशय भी कहते हैं। तो जिसमें शंका व्यक्त की जाती है, जिस वाक्य के द्वारा शंका व्यक्त की जाती है या शंका व्यक्त करने का भाव प्रकट होता है उसे कहा जाता है संदेह बोधक या संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है, यानी निश्चित रीति से नहीं कह सकते कि वह कार्य होगा या नहीं, संदेह प्रकट होता है या शंका प्रकट होती है, या होने संभावना असंभावना यानी पूरी तरह से संभावना है कुछ होने का यह भी नहीं बताया जाता है, पर हो सकता है, शायद हो सकता है, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। तो ऐसा अर्थ जिन वाक्यों से निकलता है कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का अर्थ जिन वाक्यों से निकलता है उन्हें संदेह बोधक या संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः यह नहीं सुधर जाए, है ना, या शायद मैं घर ना रहूँगा। शायद से हमें पता चल, डेफिनेटली नहीं कहा है या निश्चित रूप से नहीं कह रहे हैं कि मैं घर में होऊंगा या नहीं, वह कहते कि शायद नहीं होऊंगा या वह शायद न जा पाए। यानी जहाँ पर संदेह या शंका प्रकट की जाती है उस वाक्य को संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य का अंतिम प्रकार है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में यदि, तो, जो, तो जैसे संकेत नुमा समुच्चयवाचक अव्ययों से जुड़े संकेत या ताकीद मिलती है, ऐसे वाक्य जिनमें संकेत
आदि का बोध होता है उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहा जाता है। यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जो, सो, यदि, तो ऐसे संकेत प्रकट करने वाले शब्द या समुच्चयवाचक अव्यय जिनमें होते हैं उन्हें कहा जाता है संकेतार्थक वाक्य। जैसे जब वर्षा होती है तब फसल अच्छी होती है, इसमें जब और तब ये संकेतार्थक शब्द आए हुए हैं। यदि तुम वहाँ जाते तो झगड़ा न होता, यदि और तो, है ना, यानी जिसमें संकेत प्रकट करने वाले जिन वाक्यों में शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है संकेतार्थक वाक्य। तो बच्चों, आज हमने अर्थ के आधार पर, पहले हमने देखा वाक्य यानी क्या, तो अर्थपूर्ण शब्दों का सुनियोजित क्रमानुसार जब ये अर्थपूर्ण शब्द लिखे जाते हैं तो उससे कोई अर्थ प्रकट होता है तो उन्हें कहा जाता है वाक्य। वाक्य के भेद दो प्रकार या से किए जाते हैं, एक होते हैं अर्थ के आधार पर और दूसरे होते हैं रचना के आधार पर। हमने सबसे पहले आज अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़े। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं और वह कौन से हैं उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आज हमने देखे। तो इस पर कुछ यहाँ पर आपको कृति करने के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं स्वाध्याय के लिए। तो इन वाक्यों को लिखना है और अर्थ के आधार पर इन वाक्यों के प्रकार क्या करने हैं, पहचानने हैं। तो ये आपका इस जो वाक्य के प्रकार पढ़ाए गए हैं इस पर आधारित ये स्वाध्याय दिया गया है।